ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरा नियम है आपतन कोण की जाया, मतलब यदि प्रकाश की किरणों का अगर अपवर्तन होता है, अपवर्तन कब होगा? जब माध्यम चेंज होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कांच है और ऊपर क्या है, हवा। प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, तो ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे बन गया एंगल आई और यहाँ पे बन गया एंगल आर। तो इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण की जया। बस इसके साथ, जैसे इसका तो नाम आपतन कोण है, लेकिन जब जया आता है तो इसके साथ साइन को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है साइन आर, और ये है अपवर्तन कोण की जया जिसको हम लोग कहते हैं साइन आर, और इसको साइन आई। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो म्यू का फॉर्मूला हो गया आपका क्या, साइन आई बटा, इस म्यू की जगह आप अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर हो गया साइन आई बटा साइन आर। ये हो गया दूसरा नियम। इस नियम को स्नेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं उनके रेस्पेक्ट के नाम से। ये है, इस नियतांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपका इसका जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाते समय, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, तो जी म्यू ए से। इसका मतलब क्या हुआ, हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक बनाइए आप लोग। कुछ प्रमुख पदार्थों के नाम लिख देते हैं बोर्ड। ये है आपके पदार्थ, या जिसको माध्यम भी कह सकते हैं, ये उसका अपवर्तनांक है। ठीक है, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। अब अपवर्तनांक आपको पता चल गया, अब एक फॉर्मूला बता देते हैं। उस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकती हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक तो पता चल गया ना। चलिए इसको उतारिए पहले, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, इसमें बस आप लोगों को घर से याद करके लाना है। हवा का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, तो कहीं कहीं न्यूमेरिकल बनाते समय इसको 1 भी ले लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है ना, इसलिए 1 लेके, ये बर्फ का अपवर्तनांक 1.33। जिसको टिक कर दे रहे हैं उसी को याद कर लीजिएगा, सब रटने की क्या जरूरत है। 16 को है, हवा का याद कर लीजिएगा, पानी का, अल्कोहल का, बेंजीन का, क्राउन कांच का, इधर तो इसका कोई यूज है नहीं, हीरा का, संगलित क्वार्ट्ज, तारपीन का तेल, और खनिज नमक। इतना जो है ये सब जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। अपवर्तनांक इसका रूबी महाराज को है ना, 2 2 4 5 2 2 4 5 4 9 गो है। ठीक है, 16 में से 9 गो है। हाँ, इसको बस याद करना है। ठीक है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, पहले से निकाल के बता दिया गया है कि इस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, जिसकी सहायता से हम लोग प्रकाश के वेग को भी निकालेंगे। हो गया, मिटा दे इसको। निरपेक्ष होता, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष होता। मतलब निर्वात से, प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है, लेकिन उसमें एक माध्यम निर्वात होना चाहिए। ठीक है, हाँ, भले निर्वात से आप उसको वायु में भेजिए, सॉरी कांच में भेजिए, जल में भेजिए, बर्फ में भेजिए, किसी भी माध्यम में भेजिए, लेकिन प्रकाश की किरण कहाँ से, एगो प्रकाश की किरण किस में होना चाहिए, निर्वात में होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण को हम निर्वात से भेजते हैं बर्फ में ही, किसी में भेजे बर्फ में ही भेजते हैं, तभी वह विलंब की ओर झुक जाएगा, है कि नहीं, निर्वात। तो इसमें तो प्रकाश का वेग हमको पता है 3 × 10⁸ होता है, तो 3 × 10⁸ सी का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सी के जगह पे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, तो ये लिख लिए बटा, ये क्या है, भी मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। कौन से माध्यम भेज रहे हैं, बर्फ में, तो यहाँ पे लिख देते हैं बर्फ बराबर, ये है क्या, एन का मतलब अपवर्तनांक। अब यहाँ पे हम अपवर्तनांक का वैल्यू पुटअप कर लेंगे। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। अब आ जाएगा बर्फ यहाँ पे आ जाएगा, और 1.31 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3 × 10⁸ और बटा में 1.3 भाग दे देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा बर्फ में प्रकाश की चाल। है समझ में।
इस प्रकार से आप किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को निकाल सकते हैं, लेकिन तभी जब उसका क्या याद होना चाहिए, अपवर्तनांक याद होना चाहिए, तब निकलेगा। ठीक है, चलिए लो आज के इतना ही, फिर कल पढ़ते हैं हम लोग।